और जिस तरह से यह हमला बढ़ता जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि एक बहुत बड़े युद्ध का रूप भी ले सकता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल मनोज कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह के हालात सर हम ये बनते हुए देख रहे हैं फिलहाल ईरान और इजरायल के बीच में, शिवदान सर आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये माना जाए जंग की शुरुआत हो गई है और इसका जो अंजाम है वो बहुत भयानक होगा? देखिए, जंग की शुरुआत तो 1949 से ही चल रही है। जो एग्जिस्टेंस, इजराइल बार बार यही कह रहा है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और एग्जिस्टेंस की लड़ाई। 1949 में इजराइल का जब निर्माण हुआ था देश का, तो पूरे अरब देशों से जूज को प्रताड़ कर करके उनको जबरदस्ती वहां से निकाल करके भेजा गया था, भगाया गया था और उन्होंने जाकर के इजराइल में अपना शरण ली थी। तभी से लगातार इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पहली लड़ाई उसने 1967 में लड़ी मेजर, जिसमें पूरा इजराइल के देशों, अरब देशों ने उस पर अटैक किया था। 73 में लड़ी, उसके बाद कई और युद्ध हुए हैं और लगातार इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। अब इस वक्त भी वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यही कहा है कि हम इजराइल जो है अपने अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए ये सब कर रहा है। तो ये जो फीलिंग इजराइल में आई हुई है, इसको जब तक ये फीलिंग नहीं निकलेगी, जब तक ये जो अरब देश हैं उसके साथ दुश्मनी का वातावरण बनाए कर रखेंगे, तब तक इजराइल कंफर्टेबल नहीं होगा और ना ही इजराइल उनको आराम से बैठने देगा। तो इसलिए ये लड़ाई जो शुरू की है अभी इजराइल ने, ये लड़ाई लंबे समय तक चलेगी, उसी तरह से चलेगी जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही है। आज 3 साल हो गए रूस और यूक्रेन के युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला है, मगर इतना जरूर है इस युद्ध में विनाश बहुत बड़े स्तर का होगा, इजराइल का भी और ईरान का भी। जी, और वो होना शुरू भी हो गया है सर। जो तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था तबाही ज्यादा होगी, 104 लोगों की तो मौत हो ही चुकी है, वहीं इजराइल को भी बड़ा नुकसान ईरान पहुंचा रहा है। मनोज सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, अब आप कैसे देखते हैं, कैसे इसमें एस्केलेशन होगा और क्या न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, अभी जो मुद्दा निकल के आया है वो ये है कि ईरान उस मुहाने पे खड़ा है कि कुछ ही दिनों में उसके बाद इतना एनरिच यूरेनियम है कि 9 से 20 परमाणु हथियार वो असेंबल कर सकता है, ऐसा इम्कान है। और ये रिपोर्ट आईएईए की रिपोर्ट थी, जिसके पश्चात इजराइल को और भी सतर्क होकर ये हमले करने पड़े। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये हमले अभी शुरू नहीं हुए। सबसे पहले ये तरतीबवार इन्होंने, इजराइल ने सबसे पहले हमास का खात्मा किया, उसके बाद हिजबुल्लाह पे नजर अपनी डाली, उसके बाद फिर अब ईरान की तरफ ये लोग मुड़े हैं। उससे पहले हुती को भी इन्होंने काफी हद तक बर्बाद किया था। तो ये जंग पिछले 2 साल से 1.5 साल से जारी है और जैसा शिवदान सर ने कहा, ये जंग तो शुरू जब से अस्तित्व में आया इजराइल तभी से हो गई थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच में आपको देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है पूरे विश्व में। अभी ईरान जो है अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है पूरे मुस्लिम देशों में, लेकिन उसका मुकाबला करता है खड़ा होके सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान इतना सशक्त बने, और अगर ये परमाणु हथियार इसको मिल जाते हैं ईरान को, तो फिर अभी तो इतनी दादागिरी कर रहा है, फिर किस प्रकार से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और तरजीह देगा, वो अब देखने की बात होगी। इसलिए जरूरी है कि पूरा विश्व इस पर ध्यान दे कि हम कोई भी जो देश जो टेररिज्म के टेरर को स्पॉन्सर करता हो, उसको हम लोग ऊपर ना उठने दें। और ये सबके हक में है, और ये इजराइल अगर लड़ाई लड़ रहा है तो पूरे विश्व के तरफ से लड़ रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो जी। बिल्कुल। ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी का भला कर सकता है। और इस लिहाज से आप देखिए जिस प्रकार से इन्होंने बहुत टारगेटेड हमले किए हैं, इसमें इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा साथ रहा है, जिसमें अमेरिका ने जरूर इजराइल की मदद की होगी। किस प्रकार से पिन पॉइंटेड हमले इन्होंने किए हैं, ये हमले उसी प्रकार से हुए थे जैसे यूक्रेन ने कुछ दिन पहले रशिया के अंदर कुछ ड्रोन स्मगल करके उसकी एंट्री करा के वहां से फिर हमले किए थे। इसी प्रकार के ऐसे ही कुछ हमले यहाँ भी हुए ड्रोन्स के द्वारा अंदर। और सबसे पहले तो उन्होंने उनके एयर डिफेंस, रडार्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसके अलावा जो मिसाइल के बेसिस हैं उन पर इन्होंने हमला किया, ताकि बाद में खुलकर
इजराइल अपने हवाई जहाजों से उनके ऊपर हमले कर पाए। और तभी तो आपने देखा कि 200 के करीब हवाई जहाज उड़े और उन्होंने ये हमले किए हैं। 100 से ज्यादा टारगेट्स उन्होंने बर्बाद किए हैं और बड़े पिन पॉइंटेड टारगेट्स थे। इसमें आपको मालूम ही है, आपने पहले भी बताया, इनके टॉप कमांडर्स जो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सलामी साहब वो चले गए, बघेरी चले गए जो कि उनके मेजर जनरल बघेरी जो पूरे आर्मी को हेड करते थे। इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, दो तो मैं जानता हूं, एक है अहमद रजा और फरीदुद्दीन अब्बासी, दोनों को भी इजराइल ने खत्म किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इजराइल की तरफ से। ये तब जब ईरान हमेशा कहता रहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। तो आपने देखा किस प्रकार की उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई। और ये कई जगह कंपैरिजन होते हैं कि ईरान के पास इतनी बड़ी फौज है, इजराइल बहुत छोटा है वगैरह वगैरह, लेकिन उसका वो कंपैरिजन कोई मतलब नहीं। किसके पास कितने टैंक है, किसके पास कितने सबमरीन है, उसका यहाँ पर अभी उतना औचित्य नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है जिसमें इजराइल कहीं आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। आप ये देखिए 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर होते हुए भी उसने इतने कारगर हमले किए हैं, ये काबिल तारीफ है। और उनके एजेंट्स 1000 से ज्यादा माना जाता है कि पूरे ईरान में उनके एजेंट्स हैं जो कि पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं। और ये भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है और इजराइल भी चाहता है कि अगर, लेकिन मनोज सर यहाँ पर ये भी समझना होगा सर कि अगर ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो वो भी एक बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ईरान के साथ दूसरे देश भी उसका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसने दावा कर दिया है कि अब जंग तो शुरू हो चुकी है और खत्म इसे ईरान ही करेगा, यानी कि ईरान भागने नहीं देगा इजराइल को। अपनी बातों में ईरान ने साफ कर दिया है। और क्या माना जाए तो क्या दूसरे देश ईरान की मदद कर सकते हैं? देखिए दूसरे देश क्या, चीन ने तो साफ कह दिया है कि उसने इजराइल के की है और उस प्रकार से ईरान का साथ खुले तौर पर चीन दे रहा है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सारे देश जुट जाएंगे। बहुत कम देश हैं जो कि, मैं तो ये भी बताता हूँ, खाड़ी के देशों में बहुत कम देश है जो ईरान का साथ देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे देश सऊदी अरेबिया के साथ हैं जुड़े हुए। और देखिए आपने एक और बड़ी बात का ध्यान दिया होगा कि आज ही के दिन 14 तारीख को जो मिलिट्री सैन्य परेड है अमेरिका में, उसमें एक स्पेशल गेस्ट की तरह आसिम मुनीर को बुलाया गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। किसके खिलाफ? तो ईरान के खिलाफ। और ऐसा भी माना जाता है कि नूर खान एयरबेस पे जब हमने हमले किए थे तो उसका मेन उसमें युद्ध रोकने के लिए जो यूएस हमारे ऊपर प्रेशर कर रहा था, उसका कारण है कि उनके खुद के मिलिट्री पर्सनल वहां पे थे जो कि ईरान पर नजर रखने के लिए वहां रखे गए थे। ऐसी खबरें छन के आई हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आवश्यक है कि हम लोग इस युद्ध को और बड़ा होते हुए देखेंगे। इसमें सब लोग शामिल होंगे। अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। बिल्कुल, और ये बात खुद साबित भी कर दी है अमेरिकी अधिकारी ने, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि हम इजराइल का साथ देंगे और दे भी रहे हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकारी। संजीव जी, आपको बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। फिलहाल अगर हम देखें मिडल ईस्ट को, तो किस तरह से मिडल ईस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन सा देश किसका साथ देगा? ईरान के साथ कौन होगा, इजराइल के साथ कौन होगा, और क्या स्थिति आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए गीतू जी, वहां पर एक युद्ध की शुरुआत हो गई है और ये ईरान का जो हमला था एक बहुत ही बड़ा हमला था, एक बहुत ही मेजर डिसीजन था। और इस डिसीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी सहमति थी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इजराइल इतना बड़ा जो हमला है वो अमेरिका की सहमति के बगैर नहीं कर सकता, भले से अमेरिका इसको सीधे कहे या न कहे। लेकिन ये एक बहुत ही मेजर मिलिट्री ऑपरेशन था और जिसमें कि इजराइल को बड़ी सफलताएं मिली है। और ईरान के आर्मी चीफ का मारा जाना, IRGC कमांडर्स का मारा जाना और अनेक साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। और जिस तरीके से ईरान अपने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था, और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी लास्ट, उसमें ये प्रस्ताव भी पारित किया गया था और ये माना गया था उस बैठक में कि ईरान अपने IAEA के ऑब्लिगेशंस को वायलेट कर रहा है और वो लगातार यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में ईरान जाहिर है कि तेज गति से न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की तरफ बढ़ रहा था। और जहां तक इजराइल का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रश्न है,
चाहे वो आज का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या पिछले जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहे हों, बाइडेन की बात कर लें, ओबामा हो, बुश हो, भी इस बात को लगातार कहते रहे कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इसराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। और ईरान और इसराइल का ये जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो पूरा प्लान है, उसने बहुत पहले से बना करके रखा हुआ था। वो समय का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही उसको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले उसको हिट करेगा। और जाहिर है कि ये की जो बैठक हुई और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस तरह संकेत दिए थे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही थी उस पर ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पा रही थी। 5 दौर की वार्ताएं हो चुकी थी एक नई डील के लिए। तो ऐसे में ये जो हमला था ये संभावित था, लेकिन जाहिर है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, बड़ा हमला किया है। लेकिन अब जो आप रिस्पांस देख रहे हैं उसमें ईरान भी उसको रिटेलिएट कर रहा है और एक युद्ध वहां पर शुरू हो गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें आने वाले समय में अमेरिका भी सीधी दखल दे सकता है। और क्योंकि यदि इसराइल के ऊपर कोई बड़े खतरे आए तो अमेरिका तो उसे डिफेंड करेगा ही, लेकिन यदि अमेरिका के को इस बात का असेसमेंट होता है कि इस तरीके की युद्ध के बाद ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को और अधिक तेज कर दिया है और वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो ईरानियन डीप अंडरग्राउंड जो उसकी फैसिलिटीज हैं कि जहां पर उसके रियल न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए हैं, उसको बस्ट करने के लिए अमेरिका अपने बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि जाहिर है कि अर्थ पेनेट्रेटिंग बंकर बस्टर जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए जो ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप इनसाइड कि कोई भी स्ट्रक्चर को हिट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो अमेरिका के पास है। और अमेरिका ऐसे बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल सीधा सीधा ईरान के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि इन राष्ट्रों ने, दोनों राष्ट्रों ने, जैसा कि मैं फिर से कहूँगा कि समय समय पर लगातार इस बात की संकल्पबद्धता दर्शाई है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देगी। तो अमेरिका भी इस कमिटमेंट को करता है और अमेरिका अभी आज सीधा शामिल नहीं है, लेकिन जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी स्पेस है। उन्होंने एक बात कही, अभी भी समय है ईरान के पास कि वो अपने न्यूक्लियर डील को कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस तरीके की न्यूक्लियर डील वगैरह के बारे में बात होगी। ये युद्ध की एक तरह से शुरुआत हो गई है और ऐसे में ईरान यदि थोड़ा और एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेगा तो ईरान को इसका अपना भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो तबाह होंगे ही और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। जहां तक अन्य राष्ट्रों के ईरान के समर्थन की बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई रशिया या चाइना कोई सीधा वहां पर वो इंटरवीन करना चाहेंगे। और मिडिल ईस्ट रीजन में भी ईरान को बहुत ज़्यादा जो वहाँ का शिया सुन्नी का जो डिवाइड है, सऊदी अरेबिया का जो कैंप है पूरा, उसमें वैसे ही ईरान के साथ एक टकराव बना रहता है। तो ऐसे में ईरान को बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिलने जा रहा है। बैकग्राउंड में जरूर रशिया उसे आर्म्स की सप्लाई कर सकता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रशिया को आर्म्स की सप्लाई की थी, कामिकाजी ड्रोन, साहेब ड्रोन इत्यादि। तो इस तरीके के जो मिलिट्री एसेट्स की जो सप्लाई इत्यादि है वो जरूर ईरान को हो सकती है, लेकिन कोई सीधा डायरेक्ट इंटरवेंशन जिस तरीके का अमेरिका और इसराइल के बीच का होता है वैसा मैं ईरान और रशिया के बीच में या ईरान और चाइना के बीच में होता हुआ नहीं देखता। और अल्टीमेटली इसके जो सीवियर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ईरान को ही भुगतने पड़ेंगे और ईरान और अधिक कमजोर बनेगा। ईरानियन प्रॉक्सीज जो है, हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुती हो, उसको इसराइल ने पहले ही काफी कमजोर कर दिया है और अब सीधा ईरान के ऊपर भी हमला करके इसराइल ने इस बात को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इसराइल के ऊपर किया गया कोई भी हमला, कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईरान का जो भी वहां पर ताना बना है उसको इसराइल ध्वस्त करेगा